यार एक तो ये क्लोज द व्हाइट बोर्ड अब आ रही है ना? कहीं भी नहीं आ रही, चेक करनी पड़ेगी। पहले दो ही बनाएंगे थी, दो था। हाँ हाँ, अब सही है। ये सही है अब। अच्छा, अब ना मैंने किया कि अच्छा, तो अब मैं ना सिंपल आपको दिखाता हूँ कि इस जो कन्वोल्यूशन है इसको करने का क्या इफेक्ट होता है इमेज के ऊपर। तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है। मैंने जब एवरेजिंग फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई किया ना तो मेरी इमेज इसमें कन्वर्ट हो गई, सही है। अब हुआ क्या होगा कि जब ना वो यहाँ पर आया ना फिल्टर, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे, तो उसने व्हाइट को जब एवरेज किया ना तो वो व्हाइट सारे क्योंकि सेम है तो उनकी एवरेज भी सेम ही आएगी, ठीक है। तो वो ना सिंपल वही वाली वैल्यूज रिप्लेस हो गई। लेकिन जब फिल्टर यहाँ पर आया ना इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे, जिसमें हमारे पास ब्लैक का कुछ पोर्शन था, कुछ व्हाइट का था, जब उसने उसको एवरेज किया ना उस जगह पे, तो उस एवरेज करने का रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो वैल्यू थी ना वो जो ग्रे एरिया है ना, ग्रे ग्रे कलर की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके अंदर चली गई। तो वो जब वो उसे प्लेस किया ना तो वो यहाँ पर ग्रे कलर आने लग पड़ा, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे ब्लैक के करीब जाता जा रहा हूँ मेरा ग्रे डार्क होता जा रहा है, सही है, समझ आई? तो ये असल में ना आपका कन्वर्शन का ऑपरेशन इस तरह हो रहा होता है। इसको अगर मैं बढ़ाऊँ अब, तो मैं देखना क्या ऐसा पड़ता है, 23 पर 23 कर देता हूँ और यहाँ पे 23/23 कर देते हैं, ठीक है। देखना क्या होता है। अब वो जो ग्रे वाला है ना वो फैल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं फर्ज करो इसको हम इमेज के साइज से कर देते हैं, फिर क्या होता है। इमेज कितनी है? 100/100 है ना, ठीक है। तो इसको 100/100 देख, ठीक है। पूरी इमेज जो है उसकी सारी वैल्यूज एक ही दफा एवरेज हो गई है सारी, ठीक है। तो मगर ये अगर आपका जो ना, वो वाली इमेज से बाहर चला जाए तो उसको कितना काउंट अच्छा इसमें जो है ना अब मैं चीज दिखाता हूँ आपको कि एक मिनट, इसमें अगर मैं दिखा सकूँ प्रिंट फिल्टर्ड इमेज का साइज, ये जो इमेज बाहर जाता है ना, तो एक तो ये चीज होती है कि आप ना जो कन्वर्शन का ऑपरेशन होता है ना वो आपकी इमेज का साइज छोटा कर देता है, ठीक है। तो आप उसको कैटर करने के लिए ना आप पैडिंग अप्लाई करते हो, ठीक है। और वो पैडिंग होती है ना वो उसकी कई टाइप्स होती हैं कि आप किस तरह की पैडिंग करना चाहते हो। आप सिंपल जीरो पैडिंग कर सकते हो कि सारी जो आउटसाइड द जो वैल्यूज है ना वो जीरो हो जाए, ठीक है, ताकि उनका कोई असर ही ना हो उसके ऊपर। तो एक तो ये चीज होती है, दूसरा हम और तरह की चीज होती है कि जो कोने होते हैं ना इमेज के उनको रेप्लिकेट कर देना है बाहर की तरफ, ठीक है, ताकि वो उसका भी कुछ इतना असर ना पड़े। अब मैं कहता हूँ इसकी शेप आ गई और मैंने शेयर किया, नहीं इमेज ग्रे की शेप आ गई, ठीक है। देखते हैं क्या शेप आ रही है। तो इसमें जो है ना वो 100/100 है और इसमें ना उन्होंने जो है ना आपका फिल्टर 2D वाला फंक्शन उसमें ना उन्होंने पैडिंग का ना अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से जो ना उसका वो कन्वर्शन करने से है? साइज छोटा नहीं हुआ। अगर हम वैसे करते ना 100/100 की इमेज को 100/100 के फिल्टर से कन्वर्ट करते तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आनी थी, ठीक है, क्योंकि वो विंडो तो मूव हो नहीं सकती क्योंकि वो साइज ही उसका पूरी इमेज इतना है। तो अब इसने किया क्या होगा कि इसने ना 100/100 की पैडिंग की होगी, ठीक है, बाहर की तरफ, ताकि वो ना जो आपका साइज है वो कांस्टेंट रहे और आप कन्वर्शन कर सको पूरी इमेज के ऊपर, सही है। तो ये सीन है इसमें। अच्छा ये इसमें कोई और चीज़ अगर कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, कोई कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल, ठीक है, कन्वर्शन से रिलेटेड। हमारे पास ना क्लासिकल कंप्यूटर ये ना काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं, जैसे एक गॉसियन फ़िल्टर है, ठीक है? एक है सोबल फ़िल्टर है, एक है लाप्लासियन फ़िल्टर, ठीक है? जो गॉसियन फ़िल्टर है ना, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता ही होगा, प्रोबेबिलिटी में शायद पढ़ी हो।
प्रोबेबिलिटी अगर नहीं पढ़ी हुई तो थोड़ा बहुत पता होगा। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस तरह का कर्व होता है उसमें, ठीक है? तो वो ना जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है यूजुअली ना अप्लाई करते हैं हम स्मूथ करने के लिए इमेज को, ठीक है? वो सारी वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज़ कर देता है। सोबल जो फ़िल्टर होता है ना, ये डेरिवेटिव फ़िल्टर होता है, ठीक है? सोबल एक्स और सोबल वाई होता है। तो आप क्या करते हो कि जब भी ये फ़िल्टर अप्लाई करते हो ना, तो वो वो वाले इमेज के फीचर्स जो जिसमें ना एक्स डायरेक्शन में चेंज आ रहा होता है ना, वो वाले सारे आ जाते हैं, बाकी सारे ना काइंड ऑफ इनविजिबल हो जाते हैं, ठीक है? और जो वाई है ना, उससे ये होता है कि जो वाई डायरेक्शन में जहाँ चेंज आता है वो आते हैं, बाकी सारे इनविजिबल हो जाते हैं। मैं आपको ना गूगल से दिखा देता हूँ इसका। शायद मैंने ना कोई ब्लॉग मेरा खोला हुआ भी था इसके रिलेटेड। 1 मिनट ये या नहीं, ये देखो, मैंने क्या किया, ये एक बॉक्स फिल्टर है, बॉक्स फिल्टर मतलब गॉसियन फिल्टर है, ठीक है? वो स्मूथ कर देता है इमेज को। ये है हमारा इम्बोस फिल्टर है, ये स्टॉप सोबल है। अच्छा मैं तो हाथ निकालना पड़ेगा। ये देखो, सोबल फिल्टर का रिजल्ट कुछ इस तरह का आता है। मैंने ये इमेज ओरिजिनल इमेज थी ग्रे स्केल, ठीक है? जब मैंने इसे सोबल एक्स अप्लाई किया ना, तो इमेज कुछ इस तरह की आ गई। अब देखो इसमें ना जो डार्कर है ना, वो वाले फीचर्स हैं जहाँ पर एक्स डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है? और जो वाई है ना, उसमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है? और जो लैप्लासियन फिल्टर होता है ना, वो असल में जो होता है ना, वो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन फिल्टर होता है। तो मतलब काइंड ऑफ बहुत अजीब-सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन अ, क्लासिकल कंप्यूटर विज़न में ये यूज़ होती थी, ठीक है? अब इतना और कोई इनका यूज़ नहीं होता। अभी सिंपल हम गॉसियन फिल्टर यूज़ करते हैं जब भी इमेज प्रोसेसिंग का काम करना होता है, क्योंकि वो नॉर्मलाइज़ कर देता है इमेजेस को, तो हमें कम जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं ना, उनको नॉर्मलाइज़ डेटा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें उनकी कॉम्पिटिशन कम हो जाती है। तो इसमें ना यही सीन है, ठीक है? कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें, 2 मिनट में दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा बाकी भी फिर कोई हम फीचर्स वगैरह? इसके अलावा फिल्टर्स इनके अलावा यार इसके अलावा होते हैं एक होता था, एक बॉक्स फिल्टर है, कुछ और होते हैं अ, डेरिवेटिव फिल्टर होते हैं, ठीक है? जब आप इसका गॉसियन का डेरिवेटिव लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो वो 2 फिल्टर्स बन जाते हैं, ठीक है? तो वो सिंपल जो सोबल काम करे ना, वो वही वाला काम कर देते हैं। और मैथ्स जी, मैथ्स से पूछ, मैथ्स क्या ये डेरिवेटिव वगैरह, ये वाली सारी चीजें, कैलकुलस? हाँ, हाँ, कैलकुलस ही है। वो गॉसियन की ना एक इक्वेशन होती है, ठीक है? उसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो उससे 2 इक्वेशन बनती हैं, और जब उन इक्वेशंस को यूज़ करके आप एक फ़िल्टर बनाते हो, ठीक है? तो वो जो फ़िल्टर अप्लाई करते हैं ना इमेजेस के ऊपर तो वो आपका ना कन्वर्ट हो जाता यार, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। चलो, लीनियर रिग्रेशन आ जाएगी रिकॉर्डिंग में अब। Recording in progress. अच्छा अब अब हम जा रहे हैं, कोई सवाल है इससे रिलेटेड? ये कन्वोल्यूशन या इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड? यार भी एक दफा फिर से ओवरव्यू दे सकते हैं इसका? हाँ, अच्छा मैंने किया क्या है, मैंने सिंपल एक इमेज बनाया 100 बाय 100 का ब्लैक इमेज, ठीक है? मतलब उसकी सारी वैल्यूज़ ना 0, 0 है। अब एक छोटी इमेज बनाता हूँ मैं, उसकी हाफ साइज़ की, ठीक है? जितनी वो बड़ी इमेज है उसकी हाफ साइज़ की छोटी इमेज बनाई मैंने, जो सिर्फ़ व्हाइट है। अब व्हाइट वाला हिस्सा ब्लैक वाले पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास ना कुछ इस तरह की इमेज बन गई, ठीक है? ये व्हाइट है और ये ब्लैक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने ना इसको कन्वर्ट कर दिया ग्रे स्केल में, क्योंकि मेरे पास कलर तो कोई है ही नहीं। ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसके ऊपर ना एवरेज फ़िल्टर अप्लाई किया, ठीक है? एवरेज फ़िल्टर एक कन्वर्शन जो ऑपरेशन है ना, वो 2 चीज़ें होती हैं, एक इमेज चाहिए होती है,
एक फ़िल्टर चाहिए होता है। अब फ़िल्टर जो होता है ना उसका साइज़ छोटा होता है। फ़िल्टर का साइज़ ना हमेशा वो होता है ऑड नंबर होता है, ठीक है? इसकी जो है वो ये होती है कि अगर हम 2 बाय 2 रखेंगे तो इसकी क्या जस्टिफ़िकेशन होती है? ख़ैर इसकी मैं बताता हूँ अभी ना लेकिन होता ये है कि जनरली नहीं हमेशा ही आप ना जो इमेज का जो फ़िल्टर का साइज़ है ना वो ऑड में रखते हो, ऑड नंबर्स में, ठीक है? और ना उसके बाद मैंने ये फ़िल्टर बनाया है, अब ये ऑड नंबर नहीं है ख़ैर, लेकिन वो मैंने बस इमेज के साइज़ का बना दिया था इसलिए। तो इट शुड बी 99 बाय 99 ठीक है? अच्छा, तो मैंने ये फ़िल्टर बनाया, एवरेज फ़िल्टर और वो फ़िल्टर अप्लाई कर दिया इमेज के ऊपर, ठीक है? और वो इमेज की जब मैं प्लॉट करता हूँ तो वो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आता है। तो वो सारी इमेज की सारी वैल्यूज़ को पकड़ के उनको जो विंडो वाला ऑपरेशन करता है और हर विंडो के ऑपरेशन के ऊपर ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ना फ़िल्टर से मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करवा के सारों को ऐड करता है और एक वैल्यू टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाले बॉक्स के अंदर रख देता है, ठीक है? तो इस समय जब वो फ़िल्टर पर ट्रैवल का ये वाला फ़िल्टर। तो ये आपका ना कन्वोल्यूशन का ये ऑपरेशन होता है सिंपल। उमेर भाई एनपी डॉट वंस क्यों यूज़ करते हैं एवरेज फ़िल्टर के लिए? अ, अच्छा इसमें कुछ मतलब आवाज कट गई यार। ज़ीरोज़ कर नहीं सकते क्योंकि आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनपी डॉट ज़ीरोज़ नहीं करते, ठीक है? क्योंकि आपने क मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने दिया, तो जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 नहीं है। तो जब उसे 0 से मल्टीप्लाई वो सारा कुछ 0 हो जाएगा। 1 इसलिए करते हैं कि 1 जो है ना वो एक तो उसको चेंज वो ना स्केल नहीं करता, ठीक है? 1 जो है ना वो आपका मल्टीप्लिकेशन के अंदर स्केल नहीं करता क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो उससे जो भी कोई चीज़ और मल्टीप्लाई होती है ना तो वो जैसे अब ये वाला फैक्टर है 99 बाय 99 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें जो है ना वो चेंज आ जाएगा आपके फ़िल्टर के अंदर लेकिन वो चेंज इस वैल्यू की वज़ह से होगा 99 बाय 99 की वज़ह से, ना कि आपकी जो उसकी वैल्यू की वज़ह से होगा। जिन वैल्यू से फ़िल्टर बना है, ठीक है? जब 1 से बना है ना, तो 1 का कोई असर नहीं होगा। सारा असर ये 99 बाय 99 का आएगा साथ, ठीक है? तो सिंपल मतलब यही है इसकी इंट्यूशन कि आप वन्स यूज़ करते हो, आप ज़ीरोज़ यूज़ नहीं करते। कुछ और यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप अपनी इमेजिनेशन से कोई फ़िल्टर बना सकते हो कि कोई वो कोई ख़ास ऑपरेशन करता हो, ठीक है? तो ये सीन है, ठीक है? अच्छा, अब हम जो है ना वो एक बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जो कि बेस है आपके न्यूरल नेटवर्क्स की, कि आपके न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह काम करते हैं, सही है? अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, लीनियर रिग्रेशन समझ आ गई या लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ आ गई, तो आप जो है ना वो इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क इन द कोर क्या काम कर रहा है। ठीक है? तो ये इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी पॉइंट पे कोई भी सवाल आए, पूछना ज़रूर है, चुप नहीं रहना और इसको समझना सही तरह। क्योंकि अगला जो लेक्चर है वो हमने थोड़ा न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ जाना है, तो वो उसमें अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी ना सही तरह, तो वो भी आपको आप इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ना आप जो लर्निंग हो रही है ना, जिस तरह लर्न कर रहे हैं, वो आप ना ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब इसको सोच सकते हैं कि किस तरह हो रहा होगा, कुछ इसकी बना भी सकते हैं कोई क्या कहते हैं, कोई विजुअलाइज़ेशन कर भी सकते हैं। लेकिन कोर के अंदर मतलब पूरे न्यूरल नेटवर्क से ना वो क्या-क्या कर्व्स रन कर रहा है, उनका क्या बाउंड्रीज़ आ रही होंगी, वो सारा कुछ होलिस्टिकली आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है? या ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए ये जो चीज़ है ना लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? तो लीनियर रिग्रेशन सिर्फ़ सिंपल ये है कि आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है? इस तरह का एक ना ग्राफ है, ठीक है? डेटा पॉइंट्स हैं और आपने इनके इनमें ना एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन लाइन क्या होगी वो एक फ़ंक्शन है, ठीक है?
सिंपल ऐसे होता है ना कि फंक्शन में क्या होता है कि आप एक वैल्यू पास करते हो, वो कोई रिजल्ट रिटर्न करता है, ठीक है? सही है? फर्ज़ करो मेरे पास ना एक फंक्शन था, जो कि ना क्या करता था कि मैं ना उसको अ, अब जैसे पावर है, ठीक है? तो मैं पावर वाला कोई फंक्शन रखता हूँ, मैं उसको क्या वैल्यू पास करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि भई तुमने पावर कंप्यूट करनी है इसकी, ठीक है? 2 की पावर कंप्यूट करनी है 4th पावर, तो आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है? 4th पावर रिटर्न करता है। उसने उसने एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि मैप करता है आपकी क्यूरी को रिज़ल्ट के साथ, ठीक है? क्यूरी को रिज़ल्ट के साथ मैप करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे जो डेटा पॉइंट्स हैं ना, जो क्यूरी के पॉइंट्स हैं, वो ना लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है? मतलब उनके दरमियान एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो मैं अगर x को के साथ कोई लीनियर ऑपरेशन परफ़ॉर्म करूँ, तो वो y की तरफ आ जाएगा, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि भई मैं ना इसमें एक लाइन लीनियर जो कि है, तो वो एक लाइन ही होगी ना, वो कर्व नहीं हो सकती, क्योंकि कर्व जो है वो लीनियर नहीं है, सही है? तो मैं कहता हूँ कि लीनियर अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर ये लीनियर फंक्शन लर्न कर सकता हूँ मैं, जो कि मुझे बताएगा कि अगर कोई और डेटा पॉइंट आता है, ठीक है? वो भी इन्हीं इन्हीं डेटा पॉइंट्स की तरह का है, देखिए वो मेरे मॉडल ने कभी देखा हुआ नहीं है, तो मैं बता सकता हूँ कि इस x की वैल्यू के लिए मेरा क्या रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि मैं वो फंक्शन लर्न कर चुका हूँ, ठीक है? सो आइडिया सिर्फ ये है कि आप ना अपने मॉडल को, और ये मॉडल की तरफ एक 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 ना समझ लो कि एक डमी है, उसको मैं ना 100 पॉइंट्स दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार सॉरी, मैं इसे कहता हूँ कि यार अगर तेरे पास पहली वैल्यू आएगी ना, तो उसके रिज़ल्ट ये आएगा। एक और वैल्यू आती है, उसका रिज़ल्ट ये आएगा। फिर एक और वैल्यू आती है, उसका रिज़ल्ट ये आएगा। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि यार अगर कोई और वैल्यू आती है ना, तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा। जैसे सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ आपके पास एक सीरीज़ है, वो इस तरह की है। वो है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इसका अगला नंबर क्या होगा? 17। इस 17 होगा ना? तो आपने क्या किया, आपने प्रीवियस रिजल्ट्स को देख के आपने क्या किया, आप इस पॉइंट पे थे 3, तो उसने ज़हन में सोचा होगा यार ये ना ये जो 3 है ना, ये प्रोबब्ली ये शायद ऑड नंबर है, ठीक है? अब जब आप 5 की बारी पे गए ना, तो आपने यहाँ पे फिर आके सोचा होगा ये भी ऑड नंबर है। तो यहाँ पर आके आपने दोबारा सोचा होगा ये ऑड नंबर है, ठीक है? और जब ये आपने किया ना, तो आपने क्या किया कि मैंने 3 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर, तो आपने एक्स के को एक क्यूरी के ऊपर एक रिजल्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? 3 एक मेरा क्यूरी था, आपने रिजल्ट जनरेट किया कि ऑड है। 5 क्यूरी था, रिजल्ट जनरेट किया ऑड है। 7 क्यूरी था, आपने रिजल्ट जनरेट किया ऑड। तो आपने काइंड ऑफ ज़हन के अंदर ना, अपने माइंड के अंदर एक फंक्शन बना लिया कि जब भी कोई एक्स की वैल्यू आएगी ना, तो मुझे ऐसा कहना है कि ये ऑड नंबर है, ठीक है? और अगर मैंने आगे वाली कोई नेक्स्ट वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है ना, तो वो भी कोई नेक्स्ट वाला ऑड नंबर होगा, ठीक है? तो न्यूरल नेटवर्क्स में ना कि कोर के ना यही हो रहा होता है कि आप उसे कहते हो कि यार ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, और अब मेरे पास एक और एक्स है, तो मुझे बताओ कि इसका वाई क्या होगा? तो वो अपने प्रीवियस नॉलेज को, जो डेटा वो देख चुका है, जो फंक्शन वो डेटा से लर्न कर चुका है, उसको देखते हुए ना वो बताता है कि यार इसका इसका जवाब ये आएगा, ठीक है? कुछ कुछ ज़हन में के अंदर कुछ कुछ खाका बना है, कोई कोई मतलब यस ब्लूप्रिंट यस, बना अभी है, जो बात थी, ठीक है? अभी जो बात थी वो समझ आई है। शुरुआत हाँ, में बात हो रही थी। हाँ, मतलब मैं थोड़ी-सी इंट्यूशन बनाना चाह रहा हूँ कि ना आप कुछ समझ आए कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या काम कर रहे हैं, और अब लीनियर रिग्रेशन क्या होएगी, ठीक है? तो अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? मैं ये दिखाता हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि मेरे पास एक एक्स है, ये मैं ऐसे कहता हूँ एक्स इक्वल टू ये है और वाई इक्वल टू ये है, ठीक है? अच्छा, तो एक्स क्या है? एक्स है 2, 4, 8, अ, अच्छा अब नहीं, एक्स में कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? 1, अ, नहीं, यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, ठीक है, 256, सही है। मेरे ख्याल ये 8 हो चुके हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास x था ये, ठीक है, x है ये और y है ये, तो मतलब x के कॉरिस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो किस तरह ग्राफ बनेगा? वो ग्राफ होगा कुछ मतलब एक सिंपल पावर का ग्राफ होएगा ना, तो जो कि इंक्रीज कर रहा होगा, सही है। जैसे जैसे मेरे x की वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू लेगा, वो और स्टीप होता जाएगा ऊपर की तरफ, सही है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि x और y के दरमियान ना एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो लीनियर रिलेशनशिप क्या है कि जो भी x की वैल्यू है ना उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 की वो वाली पावर ले लो, ठीक है। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर मैं डेटा पॉइंट्स को लेके भी ये कह रहा हूँ कि यार ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, इनके दरमियान ना एक लीनियर रिलेशनशिप है कि अगर मैं x की कोई वैल्यू पकड़ता ना, तो अगर मैंने y की कोई वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके दरमियान ना एक लीनियर रिलेशनशिप होगा। अगर मैं उसको वो रिलेशनशिप फाइंड करूँ ना, तो मैं y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो ये ना आपका ये लीनियर रिलेशनशिप है, सही है। मतलब थोड़ा क्लियर हुआ, थोड़ा-सा हाँ, लीनियर और वो रिलेशनशिप फाइन का। किस तरह करते हैं वो कैसे मैं मतलब बताता हूँ, मैं बताता जैसे उनको ऑड का आपने बता दिया, टू हूँ। की हाँ, पावर 10 का मुझे पता है, हुँ, तो किस हाँ, तरह मैं बताता हूँ। अच्छा, इसकी जो इंट्यूशन है ना वो है आपकी y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अगर आपको पता हो ना स्लोप क्या है और आपको पता हो इंटरसेप्ट क्या है, तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, गिवन एक्स वाई, सही है। लाइन ड्रॉ करने को दो ही चीजें चाहिए होती है ना, आपको चाहिए होता है कि इस लाइन की स्लोप क्या है, इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये मतलब जो वो y की वो कहाँ पर y से कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है। तो ये ना ये है आपके पास चीज़। अब इसमें इस चीज़ में हमारे पास क्या वेरिएबल्स है? हमारे पास स्लोप है एंड इंटरसेप्ट, ठीक हो गया? सही है? मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट बता दो सिर्फ, मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अगर मुझे कोई लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करना है ना, अब देख, अब मेरे पास x और y ये थे, ठीक है? इनके दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप है, सही है? अब अगर मैंने वो लीनियर रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाना हो, इस जगह पे, तो मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास x और y ये पड़े हुए हैं, मुझे m और c चाहिए। m एंड c चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू जो ये रिलेशनशिप बता रहे हो, ठीक है? अच्छा, अब इससे क्या बनते हैं m और c? y की वैल्यू, अब y अगर x अगर 2 है, तो y इज इक्वल टू 4 है, x अगर 3 है, तो वो सिंपल ही है कि ये 2 की पावर जो भी x है वो आता है, ठीक है। तो अब पावर वाला जो है c, वो हमारा एक वो लीनियर फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम इसको इस तरह लेके चलते हैं कि मेरे पास कुछ x था, ठीक है। अब इसको छोड़ दो इस चीज़ को, हमारे पास कोई भी रैंडम x है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y पड़ा हुआ है। अब मुझे किसी ने कह दिया कि यार ये जो x और y है ना, इनके दरमियान रिलेशनशिप है ना वो लीनियर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए मुझे ना सिंपल ये करना है कि मैं ना स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता हूँ, और मैं वो जब वो वाला स्लोप और इंटरसेप्ट उस डेटा के लिए, ठीक है, मैंने खुद से नहीं फाइंड करता, मेरे पास डेटा पॉइंट्स गिवन है, मैं उससे वो स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा। अभी ना उसकी इक्वेशन देखते हैं, आप लोगों ने वो पढ़ी हुई नहीं है ऐसे भी, लीनियर अलजेब्रा में भी नहीं पढ़ी हुई, तो मैं ना अभी बताता हूँ वो इक्वेशन क्या बनती है। अच्छा, तो ये देखो, अब मैं कुछ ना डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो फिर हम ना उसका स्लोप और इंटरसेप्ट निकालते हैं। मेरे पास अगर फ़र्ज़ करो कि ये वाला ही डेटा पॉइंट्स है, ठीक है? मैं इसको लिख लेता हूँ x इक्वल टू है, एक मिनट में फ़िलहाल ज़रा ये बाकी हम ना लॉस और कॉस्ट फंक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। अभी मैं ना कुछ चीज़ समझा रहा हूँ आपको। सो इम्पोर्ट नंबर एज एनपी, अभी नंबर ही चाहिए। मैं एक्स करता हूँ x इक्वल टू है एनपी डॉट अरेंज। अच्छा मुझे चाहिए 0 से लेके 250 हाँ जी, 0 से लेके 10 तक कर देते हैं, ठीक है? और स्टेप साइज़ 1 नहीं है तो वो वही रहेगा। y इक्वल्स कर देते हैं। क्या y जो है ना वो सिंपल क्या है कि POV ऑफ x, ठीक है? अ, ठीक है? प्रिंट किया हमारे पास x, ठीक है? तो मेरे पास ना एक मिनट 149 ओए पावर का फंक्शन क्या करता है? बेस एंड एक्सपोनेंट। सो बेस मेरे पास ये है 2 है, एक्सपोनेंट x है, ठीक है? अच्छा तो मेरे पास ना ये आ गया कि x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है, ठीक है? तो मेरे पास समझ लो ये डेटा है, ये मेरे पास ना डेटा है जो गिवन है, ठीक है? अब मैं करता हूँ, मैं ना सिंपल ना अ, अगर मैं इसमें x को ना अच्छा मुझे क्या चाहिए? तो इसको ना एज्यूम करो कि मैं ना दिखा ही देता हूँ एमपी डॉट कैसे करते हैं रिविजन न्यू एक्सेस और ऐसे था यहाँ पे ऐसा होगा एक्स का और यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा करूँगा ये ऐसा है और यहाँ पे न्यू एक्सेस, ठीक है? तो ये मेरे पास समझ लो कि ये एक कॉलम वेक्टर ये पड़ा हुआ है, ठीक है? और इस तरह से ही ना मैं अगर वाई का कॉलम वेक्टर बना लूँ तो ये कॉलम वेक्टर ये पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से मेरे डेटा पॉइंट पड़े हुए हैं कि वो मैपिंग हो रही है मेरे पास कि भाई एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई है। ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन मतलब ये ज़रूरी है चीज़, ठीक है? अच्छा अब मैंने क्या करना है कि अच्छा तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं करता हूँ कि ना मुझे ना इसमें क्या करना है कि एक अ, इसमें np डॉट वर्टिकल स्टैक ये तो एक्स ही है, यहाँ करता हूँ np डॉट वंस, ठीक है? और वंस की शेप क्या है कि यहाँ पर ना इसको हम बदल देते हैं एक्स इक्वल कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर हमने एक्स रखा। अब एक्स की जो एक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है एक्स की शेप जो है उसकी जो पहले इसमें आते हैं हाइट और वेट, तो शेप का रो कॉलम तो हमारे पास रोज कितनी है शेप का 0 वाला, ये देखते हैं क्या आता है इसमें basics 1 2
एक मिनट। अच्छा इसमें ना इसको क्या करना पड़ता है, मिल जाता है। एक्सेस बतानी पड़ेगी शायद। एक्सेस नहीं, मुझे तो नहीं करना। मुझे इनको हॉरिजॉन्टल स्टैक करना है, वर्टिकल स्टैक और स्टैक कॉलम वाइज। अच्छा और एक्सेस 0। यार एक मिनट जरा, इसका क्या क्या है यार जी। यार इसका जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे, इतनी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि फॉलो एक लिस्ट में आते हैं और कहते हैं यार और आई इन पर 10 है ना, 10 में रहता हूँ कि अच्छा यहाँ पर ना आपने ना एक नई लिस्ट बनाओ, उसमें करो कि ARR के डॉट अपेंड कर दो। अपेंड क्या करना है आपने जो आपका एक्स था ना, एक्स का इसको भी ना खत्म कर देते हैं। एक्स अभी भी सिंपल एक वो वाला वेक्टर रहेगा और एक्स का आयत यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पर 7 ना 1 रख देते हैं, ठीक है। और इसमें ये चीज़ अपेंड होती रहेगी और चाहते हैं ठीक है। और अब मैं इनसे करता हूँ कि हाँ सही है, मतलब डेटा पॉइंट्स ठीक है। ठीक है तो इसको अगर मैं नंपाई में कन्वर्ट कर देता हूँ, x इक्वल टू np डॉट अरे और इसमें कहते हैं यार ठीक है। तो मेरे पास x आ चुका है और y आ चुका है, प्रिंट कर देते हैं। तो को यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास x है और ये y है, सही है। अच्छा अब मैं करता हूँ कि ना मैं एक एक ना सिंपल इक्वेशन बनाता हूँ। वो क्या है कि x ये जो ये इसको ये में रखो इसको, ठीक है, इस वेक्टर को x जब मल्टीप्लाई होता है एक वेक्टर से जहाँ पर ये m पड़ा हुआ है और c पड़ा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू आता है y, ठीक है। अच्छा अब देखें क्या होता है, ये जब x की वैल्यू जीरो क्या, जीरो वाली फर्स्ट वैल्यू थी ना x की, ठीक है, x मल्टीप्लाई होगा m से। अब देखना कि हर डेटा पॉइंट के लिए, अब इसके लिए मैं इक्वेशन बनाता हूँ पहले, ठीक है, पहले इसके लिए बनाऊंगा फिर ऊपर वाले के लिए बनाऊंगा। क्या करता हूँ, देखो मेरे पास जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई हुआ, जीरो ने मल्टीप्लाई होना है एसेंशियली इस पूरे वेक्टर से, ठीक है, बस इस पूरे वेक्टर से। अब पहली वाली वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी m से, ठीक है, फिर प्लस होएगा, फिर जीरो जीरो मल्टीप्लाई होगा पहले m से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस हुआ, फिर जीरो मल्टीप्लाई होगा c से,
ठीक है? और मेरे पास एक वैल्यू आएगी y की। अगली बारी क्या होगा? अगली बारी 1 मल्टीप्लाई होगा m से, प्लस होगा 1 मल्टीप्लाई होगा आपका c से, और एक y आएगा। ठीक है? अगली बार क्या होगा मेरे से? ये होगा 2 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा m होगा से 1 इंटू c। ठीक है? और सेम यहाँ भी क्वेश्चन ये की 1। हाँ सर। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल ना ये मैंने इसको वेक्टर बना दिया। ठीक है? मेरा जो x था ना, उसमें मैंने एक डमी कॉलम ऐड करके ना वंस का, मैंने इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन है आपके पास ना 10 क्रॉस 2। ठीक है? 10 रोज़ है, हर रो के अंदर 2 कॉलम है। और अगर इसे मल्टीप्लाई मैं किससे कर सकता हूँ? मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, आपके पास ना होएगा, सो अगर मेरे पास 10 क्रॉस 2 है, 10 क्रॉस 2 का वेक्टर है, मल्टीप्लाई किससे हो सकता है? इसको 2 क्रॉस चाहिए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 से हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है? तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा एक 10 क्रॉस 2 का वेक्टर। ठीक है? इसमें 10 रोज़ हैं, और हर 10 के अंदर 2 कॉलम है। सही है? अच्छा, अब मैंने इसको ये भी इसमें समझ आया। कन्वर्ट कर लिया। एक मिनट बताता हूँ। मैं ना सिंपल ये करना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना वो, मैंने इक्वेशन से, इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया वेक्टर की फॉर्म के अंदर। मैं कहता हूँ कि मेरे पास x एक वेक्टर है पूरा, जो कि m और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मेरे पास y आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब y जो है ना वो आपके पास उसकी डायमेंशन होनी चाहिए 10 क्रॉस 1। सही है? तो ये मैं 2 बाय 2 नहीं करूँगा, इसको 2 क्रॉस 1 करूँगा। मैं ना इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए, और इसको मैं ना मार्क डाउन कर देता हूँ। ठीक है? ये एक है, और यहाँ पर ना एक और वेक्टर है, कितने, किस डायमेंशन का? यहाँ पर एक m पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ना इसको यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पर आके यहाँ पर एक और एक c पड़ा हुआ है। ठीक है? और ये वाला जो है क्या क्या रहा? ठीक है? तो ये डायमेंशन है 10 क्रॉस 10 क्रॉस 2, और ये डायमेंशन है 2 क्रॉस 1। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्टेंट आपके पास आएगा एक 10 क्रॉस 1 का वेक्टर। ठीक है? ऐसे ही है। और वो जो 10 क्रॉस 1 का वेक्टर है ना, वो आपका y है असल में। ठीक है? अच्छा, अब मैंने क्या फाइंड करना है, मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, मेरे पास x पड़ा हुआ है, y पड़ा हुआ है, मुझे m और c फाइंड करना है। आपके पास सिर्फ 2 अननोन्स हैं। ठीक है? और बाकी सारा कुछ गिवन है। 2 अननोन्स है, 2 नोन्स है, और आपके पास इक्वेशंस कितनी है? इक्वेशन आपके पास है 10 इक्वेशन है। ठीक है? तो आप उनसे m और c फाइंड कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। जितने अननोन होते हैं उसके उसके जितनी आपको इक्वेशन चाहिए होती है ना। ठीक है? अगर बस 2 अननोन है, तो आप 2 इक्वेशन से 2 अननोन फाइंड कर सकते हो। सही है? तो आपके पास इक्वेशन ज़्यादा है, अननोन्स कम है, तो आप ये फाइंड कर सकते हो आसानी से। अच्छा, आप इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? इसको फाइंड करने का जो एल्गोरिथमिक वे है, वो ये है कि मैं करूँ कि मैं ना इसका ट्रांसपोज़ बोथ साइड में, मैं इसको अपना, अब मैं ना सिंबॉलिक फॉर्म में जा रहा हूँ। ठीक है? सिंबल्स में जा रहा हूँ। अब ये मेरा x है, ये x है, ये b है, और ये y है। ठीक है? y मेरा जो है लेबल है, जो मुझे फाइंड करना है। x मेरा m और c है, b मेरा m और c है, और x मेरा डेटा पॉइंट है। ठीक है? मैं करूँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं x का ट्रांसपोज़ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँगा। x ट्रांसपोज़ यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर ये x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था आपके b से, इज़ इक्वल टू
एक्स ट्रांसपोज टी मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, ये करने से क्या होगा? अच्छा, ठीक है। अब क्या होगा कि x जो है ना वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो डायमेंशन क्या आएगी? एक्स ट्रांसपोज की डायमेंशन है 2 क्रॉस 10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 क्रॉस 2 से। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी जगह क्या हो रहा है? यहाँ पर ना आपका अभी हमने ना उससे मल्टीप्लाई नहीं किया, वो बायस वजह से। ठीक है, बायस वाला यही पड़ा हुआ है, वो भी देखते हैं क्या करना है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्स ट्रांसपोज है 2 क्रॉस 10, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 क्रॉस 1। ठीक है, 10 क्रॉस 1। अच्छा, तो आपके पास क्या आया? ये हो गया कन्वर्ट 2 क्रॉस 2 में। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 क्रॉस 1। सही है, और यहाँ क्या हुआ? ये भी 2 क्रॉस 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ओके, सो सिंपल अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना इस स्टेप के ऊपर, तो अगर आपने बी फाइंड करना तो क्या करोगे? ये वाला पूरा फैक्टर उठा के यहाँ ले जाओगे। ठीक है, तो जब मैट्रिक्स यार होते आप हैं लोग बोल जब क्यों नहीं रहे? बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे? भाई एक मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है उसको, और उसको राइट साइड पे ले जाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड कर, मतलब डिवाइड तो नहीं होता इन्वर्स हो मैट्रिक्स जाता में, है ना। इन्वर्स कर, इनवर्स ले लेते हैं ना उसको। इनवर्स को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, शाबाश। और इसको कहते हैं, ये हमारा जो मतलब ये जो तरीका है इसे कहते हैं सूडो इन्वर्स। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई भी वेक्टर है ना, इन्वर्स करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपको जो मैट्रिक्स है वो होना चाहिए स्क्वायर। ठीक है, तो सूडो इन्वर्स होता है ना, वो इस कंडीशन को बाईपास कर देता है। उसको किसी भी डायमेंशन का वेक्टर दो ना, तो वो आपको इन्वर्स निकाल के दे देता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, आपने अननोन्स फाइंड करने हैं एम और सी, और आपके पास ये सूडो इन्वर्स के तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये जो आपको सोल्यूशन देगा ना, डेटा पॉइंट्स को देते हुए जो सोल्यूशन देगा वो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट नहीं होगा, वो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। वो एम और सी होंगे जो उस डेटा पॉइंट उन डेटा पॉइंट्स को मैप कर रहे हैं, मतलब एक्स को वाई की ओर मैप कर रहे होंगे, और वो लाइन एक ड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, वो एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो जो है ना वो फंक्शन होगी उन डेटा पॉइंट्स का। ठीक है, अब थोड़ा उमैर एक सा मिनट जो रुकना, उमैर एक मिनट जी रुको। अच्छा क्लास, मुझे एक बात बताएं, ये जो उमैर ने बात की है, ये पूरा प्रोसेस जो हमने हमने किया है जिसपे हमें एम और सी की वैल्यू निकल आई है, ठीक है? वंस वी हैव एम एंड सी वैल्यू, अब तुम्हें कोई भी एक्स दे तो उससे करस्पॉन्डिंग वाई तुम मुझे निकाल के दे सकते हो। डज इट मेक सेंस? सरफराज एम और सी वैल्यू खुद नहीं चेंज होगी हर डेटा पॉइंट के लिए, नहीं, एम और सी वैल्यू हम एक दफा कंप्यूट कर लेंगे। क्योंकि ये तो लीनियर एक फंक्शन टाइप नहीं बन रहा है, तो स्लोप क्या है ना, तो क्या बन स्लोप रहा तो है? खुद चेंज होगी। हाँ, वो एम और सी स्लोप हमने है ना, स्लोप और वाई सब निकाल लिया ना, तो बेसिकली आपने लाइन तो प्रेडिक्ट कर ली है। अब अगर मुझे कोई भी तुम एक एक्स दे दो तो मैं तुम्हें उसके करस्पॉन्डिंग वाई निकाल के दे दूंगा। अगर एम और सी लीनियर है, मगर एम खुद लीनियर नहीं है यहाँ पे, तो क्योंकि 2 की पावर n में तो एक आपका स्लोप भी खुद चेंज हो रही होती है जितना डेटा पॉइंट्स आगे जाते जाएंगे। हाँ, बच्चे स्लोप कांस्टेंट रहती है ना, आपका जो एक्स है वो मल्टीप्लाई होता है एम से। ठीक है, तो वो जो जो एक्स है ना वो खुद ही उस स्लोप के लिहाज से खुद को मैप कर लेता है। ठीक है, उसमें जब वाई इंटरसेप्ट ऐड होगा ना, तो वो खुद ही ग्राफ की उस पोजीशन में चला जाएगा जो कोरिस्पॉन्ड कर रही होगी उसकी वाई की पोजीशन को। समझ आई? थोड़ा थोड़ा मतलब ये सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया कि यार आपने उमैर उमैर उमैर, कैन यू ड्रॉ, जी जी
कैन यू ड्रॉ? मैंने अपनी एनोटेशन ऑन करके ना ड्रॉ करो और फिर बताओ उनको। मैं ना पहले हम यही कर रहे थे, तो वो इसमें हुआ था कि ना स्क्रीन ना वो नजर तुमने ही नहीं स्क्रीन आ रही शेयरिंग थी। बंद कर दिया है? इससे व्हाइट बोर्ड ना यूज करूँ? मैंने जूम वाला व्हाइट बोर्ड खोल दिया। शेयर नहीं हो रहा वो भी। हाँ वो नहीं, कभी मैंने किया ना, एक रुक गया था बीच में। उमर तुम ना स्क्रीन शेयरिंग करते हो, ऊपर से बस एनोटेशन ऑन कर देते। ओ एनोटेशन ऑन करके कर देते, या अभी तूने व्हाइट बोर्ड चलाया? व्हाइट बोर्ड इज आल्सो फाइन। हाँ जबरदस्त। इसको ये देखो, अगर मेरे पास ये ग्राफ है ना, ठीक है, सिंपल ये ग्राफ है। अच्छा, अब मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास एक वैक्स आ रहा है, ठीक है, और ये वाई आ रहा है। मैंने सिंपल का किया कि मेरे पास ना ये एक एक्स आता था और ये वाई आता था इसके कोरिस्पॉन्डिंग, तो वो इधर एक डॉट आ जाता था, ठीक है। ये एक्स आता था और ये वाई आता था, तो मैंने इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक वाई ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और फिर एक और एक्स पॉइंट आया, उससे कोरिस्पॉन्डिंग मुझे मुझे वाई पता लग गया। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इस चीज को एक्सटेंड कर लिया। अब मैंने कहा कि मैंने 3 पॉइंट्स देख लिए, मैंने 3 पॉइंट से स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लिए। एक्चुअली आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए थे स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने के लिए किसी भी लाइन की, ठीक है। ये लाइन की बेसिक ज्योमेट्री इस तरह की है कि आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए थे, आप एम और सी निकाल लो। मेरे पास ज़्यादा डेटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और क्योंकि वो वेरी कर रहे हैं, वो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स चाहिए अप्रोक्सीमेट करने के लिए उस लाइन को, सही। तो फर्स्ट करो, मेरे पास 3 पॉइंट्स थे और मैंने 3 पॉइंट्स को देखते हुए स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करने के काबिल हूँ, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब अच्छा इस उमर, लाइन एक के ऊपर, छोटी सी बात उमर, जी जी, एक क्लास देखे, लाइन ड्रॉ करनी जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें एम और हाँ, सी पता लग गए हैं तो तुम लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये अगर तुम्हें किसी भी लाइन की ड्राइंग जरूरी नहीं होती। अगर एम और सी पता है आपको तो उसका मतलब आपको लाइन पता है। हाँ, डज इट मेक सेंस? मैसम, अब्दुल मोइज, अब्दुल्ला, थोड़ा सा अलीहा, बस हारिस, ये बात यस समझ आई? सर। अगर हमें एम और सी पता है तो उसका मतलब हमें लाइन पता है, ठीक है। वो क्योंकि मेरे एम पास और जितना सी जो वो हमने, हमारे पास एम क्या बताता है? एम बेसिकली, यार ये एम बताओ ना, इसका एंगल बताओ, एंगल बताओ। सो एम बता एम रहा है जो है ना, बेसिकली इसका, एम इसके स्लोप की इसकी वैल्यू होती है ना। स्लोप कितनी है, ठीक है, हाँ, मतलब यानी इसके वाई इसमें की इस, एक्स से रेशो। हाँ, और जो आपका इंटरसेप्ट है ना, वो बताता है कि अगर आपकी एक्स की वैल्यू 0 है, तो वो वाई की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। हाँ तो ये वाई इंटरसेप्ट होता है वो वाला, मतलब इस लाइक कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है उस लाइन का, और वो जो और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद उसने कितना स्टीप जाना है, किस तरह चेंजेस आने स्क्रीन में, तो वो आपको स्लोप बता रही होती है, ठीक है। क्योंकि वही है ना कि देखो, आपका जो एक्स है वो स्केल हो जाएगा स्लोप के फैक्टर से, और उसके अंदर एक्स ऐड हो जाएगा, वो इतना ऊपर शिफ्ट कर देगा। मतलब अगर मेरी एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 है और मेरा वाई इंटरसेप्ट हमेशा 2 है, तो मैं हमेशा 2 के फैक्टर से ऊपर की तरफ जाऊंगा, हाँ, एक और सही है। लाइन ड्रॉ कर दो ना, एक और लाइन ड्रॉ कर दो। मतलब तो फर्ज समझ, करो ना एक मेरे पास, कलर चेंज करके एक और ये, लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, और तक अच्छा, अच्छा जी, ये देखो, अगर मेरे पास ये डेटा पॉइंट है ना, ये है हमारे पास, फर्ज करो ये मेरे पास 5 है, ठीक है, ओके, अच्छा ये 5 ही है, ठीक है। तो मेरे पास अगर 2 इंटरसेप्ट है ना हमेशा, तो मेरा लो पॉइंट है ना, ये स्केल कर जाए ऊपर की तरफ चला जाएगा 2, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर मेरे पास एक और डेटा पॉइंट है, वो है 7। अब 7 में जब 2 ऐड होगा ना, तो वो ऊपर चला जाएगा, वो ये चला जाएगा, वो आ जाएगा 9। तो और जो, अगर मैंने इसमें m से मल्टीप्लाई करता हूँ ना इस 5 को, मेरा फर्ज करो स्लोप मेरी 5 है, तो वो जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा पॉइंट, ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में शिफ्ट कर अच्छा देगा। उमर, आर यू रिकॉर्डिंग इट? हाँ हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा ठीक है। है, ठीक है।
तो इस तरह जो है ना वो पॉइंट स्केल करता रहेगा, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट भी करता है और साथ-साथ स्केल भी करता है, ठीक है? तो अगर अच्छा आपकी एक छोटी-सी बात उमैर उमैर एक मिनट छोटी बात। जी। क्लास एक है, ये जो अभी उमैर बात कर रहा है एक्स और करस्पॉन्डिंग वाई की एक कर्व की, ये एक्स कुछ भी हो सकता है। ये हुँ, एक्स बेसिकली आप ये समझें कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक घर है, उसके एक्स की वैल्यू बताती है कि वो कितने मुरब्बे का है, हुँ, कितने मरले का है, हुँ, और उसके करस्पॉन्डिंग वो वाई बताता है कि इसकी कीमत क्या है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि मैं एक्स की वैल्यू बेसिकली क्या बता रही है कि मैं फॉर एग्जांपल एक इमेज दे दूं और वो हुँ। इस इमेज की करस्पॉन्डिंग फॉर एग्जांपल एक क्लास में डिफाइन कर दे कि ह्यूमन फेस है या डॉग फेस है, और उसका करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू भी हो सकती है। यानी वाई कुछ भी प्रिडिक्टर हो सकता है। आगे जाके हम यही देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो बेसिकली इनके करस्पॉन्डिंग एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई क्या डिफाइन करते हैं। लेकिन बेसिकली जो रूट में मजेदार बात है, फंडामेंटल पे जो मजेदार बात है, वो एक्स के करस्पॉन्डिंग मुझे वाई बताना है। आई वॉन्ट टू प्रिडिक्ट ए फंक्शन, आई वॉन्ट टू दैट वैल्यू इज बेसिकली वाई। कि मुझे कोई एक्स बता दे, उस एक्स के करस्पॉन्डिंग तो मैं आपको उसको वाई बता दूंगा। ठीक है, फादर एक रिलेशनशिप बता रहा है ना खाली एक्स और वाई की। सिर्फ रिलेशनशिप है कि एक्स एक्चुअली फंक्शन यही होता है ना, फंक्शन इज द रिलेशनशिप। जो आप एक्स बताते हैं उसी करस्पॉन्डिंग वो वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे आप प्राइम नंबर भी देखें तो हमारे बुलियन फंक्शन क्या होते हैं। आप बेसिकली कोई भी उसे एक्स दे, इंटीजर दे, तो उसे करस्पॉन्डिंग उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ट्रू फॉल्स नहीं है, वाई कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए अच्छा। मुझे एक स्लोप चाहिए और एक इंटरसेप्ट हुँ, चाहिए। हाँ जी। अगर मुझे ये दोनों चीजें पता है तो मैं वाई निकाल सकता हूँ। सो ये जो स्लोप और इंटरसेप्ट वाली सारी चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी है ना, लाइन किस तरह ड्रॉ हो न मतलब लाइन की बेसिक ज्योमेट्री जो है और हम किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं सारा, ठीक है? अच्छा, तो आप चलते हैं ज़रा इसके कोड की तरफ। ओके। अच्छा, इसमें थोड़ी और चीज़ें हैं, वो सारे साथ-साथ देख लेते हैं, ठीक है? तो वो रिटन फॉर्म में लिखी हुई है। तो आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं एक्स और वाई है, ठीक है? और एक्स की डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, मतलब हमारे पास जब इमेज की फॉर्म में आ जाए तो वो एक्स की डायमेंशन इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है? तो अगर हमारे पास सिंपल हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करनी है तो आपके पास सिर्फ ये है कि आपके पास कुछ फीचर्स दिए हुए होंगे घर के। उस फीचर में क्या हो सकता है कि घर का एरिया हो सकता है, नंबर ऑफ बेडरूम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मतलब उसकी फ्लोर कितने हैं वो हो सकता है, ठीक है? एरिया हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसके फीचर्स की नज़र आती हैं और उसका लेबल क्या मतलब टारगेट वैल्यू क्या होती है कि इसका प्राइस क्या होगा, कि अगर ये सारे फीचर हैं घर के बीच में। तो वो अगर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा हैं, तो वो एक्स की जो डायमेंशन है वो इंक्रीज़ कर देगी। अदरवाइज़ हम सिंपल एक डायमेंशन लेके चलते हैं अभी, कि हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया के देख के हमें बताना है कि घर का प्राइस क्या होगा, ठीक है? अच्छा, लीनियर रिग्रेशन में असम्पशन ये होती है कि आपका जो डेटा है ना, वो एक्स जो है, वो वाई के ऊपर मैप कर रहा है। उसको कोई फ़ंक्शन है, जो अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो फ़ंक्शन ऐसा है कि जो एक्स है, वो मैप कर रहा है वाई के ऊपर, ठीक है? अगर आप वो फ़ंक्शन ढूँढ लो, तो आप कोई भी एक्स देख के वाई बता सकते हो। और हम ये एक और असम्पशन लेते हैं कि उनके दरमियान ना एक लीनियर रिलेशनशिप एक्सिस्ट करता है, ठीक है? और फ़ंक्शन का मतलब यही है कि उनके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप एक्सिस्ट करता है। और वाई जो है उसमें कुछ नॉइज़ भी है, ठीक है? मतलब वो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि कोई डेटा के अंदर इस तरह का हो कि घर का एरिया ज़्यादा है और उसका प्राइस कम आया हुआ हो, ठीक है? और या घर का एरिया कम है, उसका प्राइस ज़्यादा है, वो इस तरह की नॉइज़ डेटा के अंदर एक्सिस्ट करती होती है। और वो जो नॉइज़ का फैक्टर है वो हम खुद ही ऐड कर लेते हैं स्क्रीन में, वो मतलब एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है? अच्छा, तो अब इसमें से अगर आप देखो ना, न्यूरल नेटवर्क की फॉर्म में एक न्यूट्रॉन की क्या कहते हैं इसे परसेप्ट्रॉन की फॉर्म में। तो वो इस तरह है कि इसको ज़रा बड़ा ही कर लो इसको। अ, अच्छा ये देखो, इसमें सिंपल ये है कि आपकी एक्स जो है ना वो नंबर ऑफ डायमेंशन है और अभी हम सिर्फ इस सब को भूल जाओ, ये जो x2 से नीचे तक है। अगर आपके पास सिर्फ एक x1 है, x1 जो है वो वे डब और इसके बाद वो एक एक रिज़ल्ट आ जाएगा। सिंपल x
W1 इज इक्वल टू m, ठीक है, हमारा स्लोप, बायस हमारा जो है ना वो x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो वो x मल्टीप्लाई हुआ m से, उसके ना बायस ऐड हुआ, उसने एक y दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा ना, जब x की डायमेंशन बढ़ जाएगी ना, तो आपके जो स्लोप्स है ना वो ज्यादा हो जाएगी, तो वो लीनियर रिग्रेशन रहेगी नहीं, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कन्वर्ट होगी, जिसमें आप कर्व लर्न कर रहे होगे, ना कि एक लाइन लर्न कर रहे होगे, ठीक है। तो सिंपल, अभी इसको छोड़ दो, अभी सिर्फ ये देखो कि x मल्टीप्लाई होता है एक वेट से, वेट जो कि आपका स्लोप है, बायस आपका इंटरसेप्ट है, और एक वो y रिजल्ट रिटर्न करता है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि आप इसको, इस इक्वेशन को सिंपल ये देख लो कि आपको जो वेट मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई होता है आपकी डेटा पॉइंट से, और उसके अंदर एक बायस ऐड हो जाता है, और आपके पास वो y आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम इसको ना अब हम देख रहे हैं कि हमने, अच्छा इसमें दो चीज़ है। एक पहली चीज़ ये जो हमने पहले देखी ना, जब आप स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करते हो, मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट मेथड है, ठीक है। अगर आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स है ना, आप 100 डेटा पॉइंट्स को देखते हुए आप एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचते हो, और एम और सी फाइंड करते हो। लेकिन जो आप ट्रेनिंग के थ्रू करते हो ना, जो आप न्यूरल नेटवर्क के थ्रू करते हो, लॉस फंक्शन लगा के एरर कंप्यूट करके, उस एरर को बैकवर्ड प्रोपेगेट करा के तो आप कंप्यूट करते हो ना, वो होता है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। मतलब वो इंश्योर करता है कि आप 100 स्टेप्स के अंदर एक सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे, ठीक है, लेकिन वो सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेट होगा। वो आपको 99% एक्यूरेसी दे सकता है, लेकिन वो आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट है, उसके ना कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो है ना वो वेरी जरूर करेगी। तो वो, लेकिन ये जो होती है, हम एक और बात भी है, एक और बात भी जी, है। पिछली दफा जो हमने एल्गोरिदम का मेथड सीखा था, हम्म, क्लास मुझे कोई बता सकता है, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या थी? व्हाट्स द मेन ऑपरेशन जो उसके अंदर परफॉर्म होता है? सबसे मुश्किल काम क्या होता है? एक तो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये नीचे जो नजर आ रही है आपको, ये देख रहे हैं नीचे नजर आ रही है, ये मैं ना इसको हाईलाइट, यार ये तुमने कैसे किया है, मैं हाईलाइट नहीं कर सक रहा यहाँ पे, एनोटेट नहीं कर सक रहा, क्यों, पता इसके नहीं। ऊपर हाँ, अच्छा खैर, ये रहा, तुम्हारी एनोटेशन ऑन है? मैंने नहीं की, कैन यू डू एनोटेशन? एक मिनट देखता हूँ। नहीं, वो एनोटेशन तुम्हारे ऊपर आ रही होगी ना? नहीं आ रही, नहीं आ रही। तुमने लॉगिन किया इस पे? हाँ, आपका ही अकाउंट चल रहा है ये वाला। तो इस पे एनोटेशन नहीं आ रही। अच्छा चलो वापस जाओ, स्क्रीन पे जाओ। अच्छा बेटा, ये आप सबको नजर आ रहा है, W इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, ये नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? जी सर। ये वाला, ये सारा W के अंदर एक एक W इज बेसिकली नथिंग बट ए 2x1 वेक्टर, जिसमें एक M पड़ा हुआ है और एक C पड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे काम के अंदर क्या हो रहा है? एक तो हम एक्स क्रिएशन करते हैं, एक्स क्रिएशन तो बड़ी आसान है, क्या करते हैं, स्टैक कर देते हैं, तो वो तो O ऑफ हाँ N जी, ऑपरेशन हो गया, तकरीबन कोई मसला नहीं वाली बात नहीं। असल मसला भला कहाँ है? आप एक्स ट्रांसपोज एक्स कंप्यूट करते हो, फिर उसका इनवर्स लेते हो, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हो, और फिर वाई निकालते हो, है ना? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? अच्छा, किसी को याद है हमने मल्टीप्लिकेशन की थी दो मैट्रिसेस की, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? कितने लूप लगे थे उसके अंदर? लगे तो 3 6 लगे थे। 3 लगे थे, तीन तीन नेस्टेड लूप लगे थे, क्योंकि हम एक्चुअली, एक हमारा होता है कि रिजल्टेंट को कंप्यूट करने के लिए, रिजल्टेंट को मैट्रिक्स को कंप्यूट करने के लिए हम लगाते हैं, और फिर एक होती है, एक की रो होती है और एक का कॉलम होता है ना? हर एंट्री कंप्यूट करने के लिए हमें n, यानी अगर n बाय n मैट्रिक्स है, तो बेसिकली n एक एक रो और एक कॉलम मल्टीप्लाई होंगे एंट्री बाय एंट्री, तो हमारा आंसर आएगा। तो एक्चुअली वो n क्यूब ऑपरेशन होता है। अच्छा, बाय द वे, इनवर्स निकालने का काम जो होता है ना, वो भी तकरीबन n क्यूब ही लेता है। तो इस ओवरऑल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनती है, आपको बता सकता है आप मुझे मुझे भाई? एन टू इस द पावर 6 हो जाएगा। नहीं, 6 क्यों होगा बेटा? फर्स्ट पहले वो मल्टीप्लिकेशन के लिए n क्यूब हो गया, फिर ट्रांसपोज के लिए n क्यूब हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो n क्यूब, तो अब दो दो मल्टीप्लिकेशन होगी ना, तो n क्यूब प्लस n क्यूब कितना होता है? 2n क्यूब 2n क्यूब मल्टीप्लाई होता नहीं है ना? होंगे। नहीं, 2n क्यूब होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है।
तो ये देखो, ये नीचे बड़ी जबरदस्त ने बात की हुई है, ये पढ़ो नीचे क्या है, वेयर एक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ शेप n by n that holds all training examples, that the normal equation requires computing the inverse of x transpose x. The computation complexity of this operation lies between n to the power 2.4 to n to the power 3. ये तकरीबन n क्यूब ऑपरेशन होता है, which is too much. ये बात समझ में आती है? यानी अगर n मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं, तो 1 मिलियन टू द पावर 3, ये तो अनबियरेबल है। यानी बेसिकली एक और बात हो रही है कि डेटा जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कंप्यूट करना। हाँ जी, ये समझ में आ रही है क्या बात की मैंने? जी, किसी को समझ तो में नहीं? इसी जी 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 हूँ मैं। अच्छा, तो हाँ जी, हम इसी वजह से जो है ना वो एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ कभी भी नहीं जाते, ठीक है। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम सोल्यूशन क्योंकि को वो अप्रोक्सीमेट इम्प्रैक्टिकल है, करें। क्योंकि हाँ वो जी। इम्प्रैक्टिकल है। तो जो अप्रोक्सीमेट करने का तरीका है ना, जो उसको कहते हैं वो कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। मतलब आप क्या कहते हो कि ग्रेडियंट जिस फॉर्म के अंदर जिस जगह पे जिस जहां पर कम हो रहा है ना ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब चेंज, जहां पर चेंज कम हो रहा है उसकी तरफ डिसेंड कर दो, उसकी तरफ नीचे जाते जाओ कि ग्रेडियंट डिसेंट मतलब आपने चेंज को कम करना है। आपका जो प्रिडिक्शन है और जो ग्राउंड ट्रूथ है जो आपको चाहिए, उसके दरमियान जो डिफरेंस है ना उसको आपको कम करना है। तो आपने कम करने के लिए उस डायरेक्शन में जाते जाना जहाँ पे वो कम हो रहा है। तो उसको करने का तरीका क्या है वो ज़रा देखते हैं। सो हम क्या करते हैं कि हमने एक एरर फंक्शन निकाला है जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर एरर, ठीक है। सिंपल क्या है कि आपका वाई हैट है जो आपने फाइंड करना है, ठीक है। और मतलब जो प्रिडिक्शन है बल्कि, और जो वाई है वो आपका ग्राउंड ट्रूथ है, जो वाई है आपका सिंपल, ठीक है। वाई हैट मॉडल ने प्रिडिक्ट किया एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, और वाई वो है जो आपका आना चाहिए। उन दोनों का आपने डिफरेंस लिया, ठीक है। डिफरेंस लेकर स्क्वायर किया उनको, स्क्वायर करने के बाद सबको सम कर दिया, सम करने के बाद नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स से डिवाइड किया, मतलब एवरेज कर दिया उसको। तो आपके पास ये एक अच्छा कोई बता एरर आ सकता है, जाएगा। अच्छा कोई बता सकता है हमने स्क्वायर क्यों किया है? नेगेटिव और वैल्यू क्या एसोसिएट की नेगेटिव वैल्यू दोबारा बोले, एक जना बोले। जी जी नेगेटिव वैल्यू की वजह से। हाँ देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल हमने एक प्रेडिक्टर बनाया हुआ था, अब एक प्रेडिक्टर है वो जो बहुत ही ठीक आंसर दे रहा है, यानी जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो उसका तो वो लॉस जो है, ये जो भी जे कंप्यूट किया हुआ है वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेडिक्शन यानी अगर हम स्क्वायर ना लेते तो हमारा हमेशा जीरो आ रहा होता, क्योंकि हम दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये स्क्वायर ना करें तो उसकी वजह से मसला क्या होगा कि अगर हम एक का आंसर आता है -5, दूसरे का आता है +5, यानी एक दफा उसने +5 यानी ज्यादा प्रिडिक्शन दे दी, दूसरी दफा उसने कम प्रिडिक्शन दे दी, तो अब एरर को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जीरो आएगा। तो हमें तो लगेगा जैसे बिल्कुल ठीक आंसर दे दिया, बट कैन यू सी द प्रॉब्लम? तो इसको वो करने के लिए क्या करता है, वो एक्चुअली एक एरर फंक्शन बनाता है, और असल में काम ये है उसका कि उसने एरर फंक्शन को मिनिमाइज करना है, और वो एरर फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि y predict एट ith स्टेप माइनस जो y एक्चुअल है, ठीक है। y i का मतलब होता है एक्चुअल, y हैट का मतलब होता है जो उसने प्रिडिक्ट किया। इन दोनों का वो डिफरेंस लेता है, उसका स्क्वायर लेता है, और ये m पॉइंट्स के लिए लेता है, जो m आपको दिए होते हैं हर वाले m पॉइंट्स जो दिए होते हैं ना, उन सब के लिए वो ट्राई करता है, और उन सब के लिए उसने मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होती है। तो ये जो j फंक्शन बना ना, JWB, एक्चुअली इसको हमने मिनिमाइज करना है। ये बात समझ में आई? बी कुछ भी नहीं है, बी हमारा वाई इंटरसेप्ट है, आप ये समझ लीजिए। उसने उसको इकट्ठा में लिख दिया ताकि वो ना, यानी डब्ल्यू हमारा स्लोप है और बी हमारा वाई इंटरसेप्ट। ये बात समझ में आई? जी समझ आ गई। तो बेसिकली हम ऐसी लाइन निकालना चाहते हैं जो कि हमारे तमाम पॉइंट्स को अच्छी से अच्छी तरीन प्रिडिक्शन दे। ये बात समझ में आती है? जी जी तो ये हमारा मेन टारगेट है, और आपको सब कुछ समझ में आ गई कि ये बेसिकली ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को का हमने लॉस मिनिमाइज करना है। अच्छा, अब अगर आपको कैलकुलस थोड़ी बहुत याद हो, आपने जो एफएससी में की थी,
उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर होता है, वो ये होता है कि अगर हमने किसी चीज को मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने का एक तरीका होता है। आप क्या करें? लिमिट लगा दें। लिमिट नहीं, उसका डेरिवेटिव लें। अच्छा, अब उमैर आपको बताएगा कैसे कैसे इसको, इसे कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब यह है कि आप एक्चुअली एक, अगर आप कर्व बनाए ना यार, उमैर एक कर्व बना सकते हो, एक कर्व बना के ना उनको ग्रेडियंट डिसेंट का बता दो कि उसका मतलब क्या है। कि ग्रेडियंट बताता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, और हम बेसिकली उसके अपोजिट चले जाते हैं, क्योंकि वो बताता है इंक्लिनेशन, यानी ऊपर हाँ जाना। जी। तो हमने तो जाना होता नीचे, क्योंकि मिनिमाइज की नीचे। तरफ जाना है। तो हाँ। कैसे वो कर्व में नीचे की तरफ जाता है, दैट्स समथिंग वी हैव टू फिगर आउट। बेटा ये आपको समझ में आ गया ना, आपको पूरा न्यूरल नेटवर्क का फाउंडेशन समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ा गौर से देखें। अब कोई भी एक कर्व बना दे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, सो मेरे पास एक कर्व है इस तरह की, ठीक है, सही और कर्व। आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं, लेट्स से बताएं, अब आप मैं, बताएं। हाँ, आप लेट्स से यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, ठीक मैं है। यहाँ, ठीक है। यहाँ अच्छा, पे अब मैं उमैर करता खड़ा हूँ। हुआ है, अब उमैर यहाँ हाँ। पे खड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। अच्छा, आप मुझे कोई भी बताया कि जब हम ग्रेडियंट लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव बताता है स्लोप। क्या बताता है? स्लोप। और स्लोप होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर मतलब जाना। वो, हाँ। हाँ, ये एरो एरो लगा दो, एरो बना दो, इसको एरो बना दो। ये बता रहा है कि इस तरफ जाओ तुम, लेकिन हम असल में इस तरफ नहीं जाएंगे, हमने तो मिनिमम के पावर पहुंचना है। तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, आप बताएं। सिंपल नेगेटिव कर देना इसको। हाँ, हम इसके अपोजिट चले जाएंगे। ये बात समझ आ गई? इसका नेगेटिव ले लो, ये नहीं कि हम तो वो इसके आपका वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसमें मसले भी हैं, वो मसले आपको बाद में बताएंगे, हम्म। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अभी हम चलते हैं आगे। अच्छा, तो हमने, हमारा पहला स्टेप क्या है कि आपने क्या, मतलब सिंपल कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला स्टेप क्या है कि आपने पहले इनिशियलाइज कर देना अपने वेट और वेक्टर्स को, वेट वेक्टर को और बायस को, ठीक है। वो आप रैंडम एडजस्ट कर दो, वो आप जो है ना वो जीरोस कर दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन दी एंड वो लॉस कंप्यूट होना ही है, वो चेंज होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने सिंपल, अब हम वो वाला छोड़ रहे हैं कि जो जिसमें एक आप मिनट, एग्जैक्ट एक मिनट सोल्यूशन उमर, निकाल। एक मिनट उमर, एक बात सुनो, दोबारा कर्व पे जाओ। इस कर्व को ना मिटा दो, एक कॉन्वेक्स फंक्शन वाला कर्व बनाओ। इनको ना कॉन्वेक्स फंक्शन ही बताना चाहिए, और कोई नहीं बताना चाहिए फिलहाल। ये हाँ इरेजर है ना, जी। इरेजर से इरेज कर दो, या ये क्लियर ऑल कर दो, क्लियर ऑल नहीं होता सिर्फ। हाँ ठीक है, अब कोई भी एक कॉन्वेक्स फंक्शन बना दो। इसमें- अच्छा, आप देखें, मेरी बात सुने, उमैर क्या कह रहा है? उमैर कह रहा है तुम किसी भी मर्जी जगह से शुरू कर दो। हाँ, वो मतलब कह मैं रहा है यहाँ शुरू किसी कर भी, यानी दूँ। वो रैंडम वैल्यूज इनिशियलाइज करने का मतलब है, वो कह रहा है तुम जहां से मर्जी शुरू कर दो। ठीक है, यहां से नहीं, यहां से नहीं उमैर, उमैर यहां से नहीं। हम्म। उमैर आप सेलेक्ट करते हैं एक्स, आप वाई सेलेक्ट हम्म। करते हैं, आप नीचे से एक्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा। आप कोई भी एक एक्स पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा बेटा, सारे के सारे गौर से सुने, वो क्या कह रहा हूं मैं। आपने ये एक्स, यानी आपने कहा मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं, तो आपका प्रिडिक्टर इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको वाई बताएगा। वाई बताओ, वाई कहां पर होगा? वाई वो पर तो यहाँ जाएगा हो। यहाँ पर। ठीक है, आप वो पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ यहाँ पे स्लोप क्या है। इसको एक्सटेंड कर दो कर्व को थोड़ा सा, तो ये बताएगा हाँ भी मुझे बताओ इसका स्लोप क्या है। स्लोप तुम निकाल दो, स्लोप निकल आएगा। तो वो कोई इस डायरेक्शन में बता देगा। हाँ, और हम ऊपर की चल तरफ पड़ेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में। हम नीचे चल पड़ेंगे। हाँ, तो वो थोड़ा सा वो स्टेप लेगा इस तरफ, तो यहाँ आ रहेगा। हम्म। अब यहाँ के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी दोबारा से एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू निकालो। ये वो कह रहा है यहाँ पर आ जाओ, फिर हम दोबारा से प्रेशर निकालेंगे और इसके अपोजिट चले जाएंगे, तो हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, नीचे आ नीचे आ जाओ। जाएगा। एक्स पे नीचे आएंगे, ठीक है, आप एक्स पे नीचे लाया करो, सॉरी। ओके। ठीक है, और आप एक्स में नीचे आ जाते हैं, तो एक्चुअली आप नीचे सफर करते जा रहे हैं। आप ऐसे एक्स की तरफ पहुंचना चाहते हैं जहां पर आपका जो प्रेडिक्टर है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, यार ऐसे ना करें, कोई आवाज आ रही है, नॉइस आ रही है किसी पे, किसी की नॉइस आ रही है। अब्दुल मोइज, अच्छा चलो, यस सर। यार आपकी तरफ से नॉइज आ रही थी यार, प्लीज ऐसे ना करें, चलें। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि आप एक्चुअली नीचे एक्स के अंदर
क्लोज पहुंचते जा रहे हैं उस जगह पर जहां पर आपने आपने असल में पहुंचना होता है। तो बाय द वे, ये जो आप नीचे एक्स में मूव कर रहे हैं ना, ये असल में पता क्या होता है? ये असल में होता है बेसिकली आपके एम और सी होते हैं। यानी ये जो नीचे आप मूव कर रहे होते हैं ना, ये आपकी वो जो फाइंडिंग स्पेस होती है ना, ये वो वैल्यू होती है। तो असल में क्या है कि ये बेसिकली जब आप ये क्लोज टू यहाँ पहुंचेंगे ना, उमेर जाए वहां पे जहां पे आपको पहुंचना चाहिए, इस जगह पे आपकी जो नीचे एक्स की वैल्यूज होंगी ना, वो आपकी असल में डब्ल्यू की वैल्यू होगी। और डब्ल्यू का मतलब है वहां पे क्या पड़ा होगा? स्लोप। स्लोप पड़ा होगा। ठीक है। और एक्चुअली ये होता ही है कि बैक एंड पे वो डुअलिटी में काम कर रहा होता है, तो बेसिकली उसको डब्ल्यू भी पता लग जाता है और बी भी पता लग जाता है। तो बेसिकली अच्छा, ये पूरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि स्लोप यहाँ पर कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है। और डेरिवेटिव लेके मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में दोबारा से ये एक दफा बताऊंगा, ये ना डुअलिटी वाली ये वाली बात कि डेरिवेटिव को यानी ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू मैं किसी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। यानी मैं एक्स की पावर मैंने एक्स की पावर लेट से मैंने निकालना है 1 और 7, यानी 7th रूट निकालना है, तो मैं आपको 7th रूट निकाल के दिखाऊंगा ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू। आपने 8th रूट निकालना है, मैं आपको 8th रूट निकाल के दिखाऊंगा ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है। लेकिन आइडिया यही है कि डेरिवेटिव लेके कैसे मैंने नीचे जाना है वो आपको बताना है। ठीक है। चलो मैं अब थोड़ा सा जल्दी से काम करूँ। अच्छा, तो हम जो है वो मतलब हमने वेट और बायस को बेसिकली इनिशियलाइज कर उमेर लिया। ने जो अभी ठीक तुम्हें है। बताना है ना, वो फॉर्मूला बताना है। वो हाँ, सिंपल फॉर्मूला आप क्या। प्लग इन करेंगे और आपका आंसर आ हुँ, जाएगा। हाँ जी, ठीक है। मैथमेटिकली हमने क्या परफॉर्म करना है सिर्फ, सिंपल। तो हम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं डेटा को, तो अब सिर्फ वेक्टर के ऑपरेशन और कुछ भी नहीं है। लॉस फंक्शन मैंने देख लिया, ठीक है? लॉस फंक्शन देख लिया ये वाला है। आपने सिंपल क्या करना है कि x को वेट से मल्टीप्लाई किया, बायस ऐड किया, y आ गया। y हैट आपके पास आ चुका है, y पहले से पड़ा हुआ है। ये लॉस लगाओ उसके ऊपर, ठीक है? लॉस लगा के अब आपके पास एक लॉस आ गया कि इस जो वैल्यू आनी चाहिए और जो आई है उनके दरमियान का एरर ये है, ठीक है? मतलब एरर फंक्शन कह लो, कॉस फंक्शन कह लो, लॉस फंक्शन कह लो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे हम एरर फंक्शन कह देते हैं उसको, ठीक है? तो आपके पास जो है ना वो एक एरर आ जाएगा प्रेडिक्शन और ग्राउंड ट्रूथ के दरमियान। अब आपने क्या करना है कि अब आपने डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। अब आ जाएगा ग्रेडियंट डिसेंट का काम सिर्फ, ठीक है? आपके पास कौन से वेरिएबल्स हैं जो आपने प्रिडिक्ट करने हैं? आपके पास जो आपने फाइंड करने हैं, जो आपके मतलब जो स्लोप है ना और जो इंटरसेप्ट है, वही 2 वेरिएबल है जो गवर्न कर रहे हैं उस पूरी लाइन को, ठीक है? जो जो भी कर्व फिटिंग है उसको। तो आपने क्या करना है कि आपने वेट या बायस या स्लोप और इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में ना इसका डेरिवेटिव ले लेना है, इस इक्वेशन का, ठीक है? अच्छा, इस इक्वेशन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा? तो पावर शुरू में आ जाएगी, सिंपल जो रूल है इसका, पावर शुरू में आ जाएगी और यहाँ जो बेस फंक्शन है वो वैसे ही आ जाएगा, एक दफ़ा। अब आपने क्या करना है कि बेस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है दोबारा, ठीक है? अब ये y हैट है, ये क्या है? ये है mx प्लस c। और आप m के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर डेरिवेटिव लोगे तो जो m है वो 1 हो जाएगा और x आ जाएगा, c जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ पे, ठीक है? तो जब आप m के कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लोगे ना तो वो ये आ जाएगा। ठीक हो गया? और जब आप c के उमेर कॉरेस्पॉन्डिंग लोगे या उमेर उमेर जी, नेक्स्ट क्लास में एक दफा हमें ये चीज ना दोबारा बतानी है, मैं जिसमें ना तुमने एक्सप्रेशन लिखी हुई हो, इसमें हाँ ना तुम जी, ड्राइंग कर सको। यहाँ पे तुम ड्राइंग नहीं कर सक रहे, या ना यहाँ पे तुम्हें साथ ड्राइंग करनी चाहिए थी। ठीक है। पता नहीं मैं क्या मसला है चाह रहा तुमने था ना। कि जो नेक्स्ट क्लास है ना वो हो जाए किसी आईटी में, ताकि मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ करके ना सही तरह समझा सकूँ। चलो मेरे पास ठीक तो है। शायद राइटिंग पैड लगा, बस इसलिए नहीं आता वो। चलो ठीक है। ठीक है। हुँ। अच्छा, तो ये हो गया x को m के कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव और यहाँ पर आ जाएगा आपका c के कॉरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव। जब आपने डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिया ना, तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि आपने उस वो जो आपके प्रीवियस m और c है उनको चेंज करना है उस डेरिवेटिव के लिहाज़ से। तो वो चेंज किस तरह करना है? आपका प्रीवियस जो वेट था ना वो w था, ठीक है? आपने क्या किया कि उसको n ये जो ईटा है एक, ठीक है? ये आपका लर्निंग रेट है कि आपने जो हमने देखा था ना कर्व, अब जब आपने जो चेंज है और जब उस डायरेक्शन के अंदर जाना है, स्लोप की डायरेक्शन में जाना है, तो वो कितना जाना है, वो आपको बताता है आपका लर्निंग रेट। लर्निंग रेट जब पता नाम से ज़ाहिर है कि लर्निंग रेट आपने
मतलब स्लोप की डायरेक्शन में जाना है, ग्रेडियंट डिसेंट की डायरेक्शन में, तो आपने कितना बड़ा स्टेप लेना है। कि आप अगर आपका लर्निंग रेट ज़्यादा होगा तो आप बड़ा स्टेप लेके उसकी तरफ चले जाओगे। लेकिन आपका लर्निंग रेट छोटा होगा तो आप छोटे-छोटे स्टेप्स के अंदर अपने जो आपका जो कन्वर्जेंस का पॉइंट है उसके ऊपर जाओगे। ठीक है? तो आप क्या करते हो कि आप लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हो अपना जो जो आपका एरर आया है उसको, उसमें से जो प्रीवियस जो वेट है उसमें से नेक्स्ट वाला माइनस कर देते हो अभी वाला, और आप अपने वेट और बायस को अपडेट कर देते हो, ठीक है? तो इस तरह हर हर स्टेप के ऊपर आप अपना वेट और बायस अपडेट करते रहते हो, जो आपका एरर आता है उस हिसाब से। और इन द एंड जो है आफ्टर सम इपॉक्स आप इपॉक्स मतलब इपॉक का मतलब होता है कि एक इपॉक होती है जब आपका पूरा डेटा आपके मॉडल में से एक दफ़ा पास करते हैं तो वो एक इपॉक होती है, ठीक है? तो आप नंबर ऑफ इपॉक्स के अंदर जो है ना वो आप मतलब उस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाते हो जहाँ पे वो मॉडल कन्वर्ज कर रहा होता है, जहाँ पर आपका लॉस मिनिमाइज़ हो चुका होता है सारा, ठीक है? और आपको आपका जो वेट और बायस है वो मिल जाते हैं, सही वाले, जो आपके सॉल्यूशन को अप्रॉक्सिमेट कर देते हैं। अच्छा, अब हमने कुछ क्या रैंडम डेटा जनरेट करा है जिसके अंदर ना एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो जब उसको प्लॉट किया था वो इस तरह किया, ठीक है? वो प्लॉट इसका इस तरह का आ रहा है कि आपके एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वाई की वैल्यू आ रही है, ठीक है? अब ये जो है वो हमारे इसे डब्ल्यू पड़े हुए हैं, ठीक है? ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या किया कि आप जो है ना वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करते हो अपने डेटा को, ताकि जो आपका टेस्टिंग है ना, वो उस डेटा के ऊपर हो जो आपकी मॉडल ने कभी देखी है, ताकि आपको पता लग सके सही तरह वो सही तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपने सिंपल ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया। अब ट्रेन एक्स है हमारे पास आपका जो एक्स वैल्यू है, ठीक है? जो अ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर पास होती है, और वाई आपका, ठीक है, जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, अब सिंपल हम एक क्लास में आते हैं, इनिट फंक्शन मैंने एम्प्टी रखा है, कुछ भी नहीं है इसमें, और सिंपल ना एक फंक्शन रखा है ट्रेन ग्रेडियंट डिसेंट का, जिसके अंदर क्या पास हो रहा है, आपका एक एक्स पास हो रहा है, डेटा पॉइंट, उसके कोरिस्पॉन्डिंग लेबल, लर्निंग रेट पास हो रहा है, और नंबर ऑफ आइटरेशंस पास हो रही है कि कितने इपॉक चलाना है आपने। यहाँ पर हमने अपना पहला स्टेप कर लिया, अपना वेट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर लिया 0 से, ठीक है? और बायस को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब क्या हुआ? अब हमने क्या किया कि मैंने सिंपल जो इक्वेशन है मेरी mx प्लस सी, मतलब x को मैंने मल्टीप्लाई किया अपनी स्लोप से, मतलब वेट से, और उसके अंदर एक बायस ऐड कर दिया। उससे मेरे पास एक प्रिडिक्शन आ गई, ठीक है? अब यहाँ ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये असल में है आपका y हैट, ठीक है? y हैट है ये, y हैट आ गया, आपके पास y पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, क्या किया, मैंने डिफरेंस लेके, ठीक है, स्क्वायर्ड डिफरेंस लिया और उसको सम कर लिया, ठीक है? सम करने के बाद उसको एवरेज कर लिया सैंपल, तो मेरे पास ये आ गया एरर, ठीक है? एरर आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस एरर को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है? और अपने वेट और बायस को अपडेट करना है। तो वो जो सिंपल जो इक्वेशन ऊपर लिखी थी ना हमने, ये वाली सिंपल, अब हमने क्या करना है कि जो प्रेडिक्शन आई है, उसमें से ग्राउंड ट्रूथ को माइनस कर देना है। उसके साथ हमने अपने एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है और उसको एवरेज कर लेना है, ठीक है? सम करके एवरेज कर लेना है। तो यहाँ देखो हमने यही किया हुआ है कि जो प्रेडिक्शन आई थी उसमें से अपना ग्राउंड ट्रूथ माइनस किया, माइनस करके उसमें उसके साथ जो है ना अपना एक्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट करके, ठीक है? तो उसका जो है ना हमने एवरेज कर लिया उसको, ठीक है? तो आपके पास जो है ना ये सिंपल वेट आ जाएगा, जो जो वेट का जो एरर है वो आ जाएगा, ठीक है? जो स्लोप का एरर है वो आ गया। यहाँ पर हमने साथ बायस का एरर निकाल लिया, ठीक है? मतलब वो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मैं अपना बायस को कितना चेंज करूँ, तो मेरा जो आउटपुट है वो कितनी चेंज होगी, या वेट को कितना चेंज करूँ तो मेरी आउटपुट कितनी चेंज होगी। तो सिंपल ये बात है इसमें, ठीक है? ये जो एरर है इसका सिंपल मतलब ये है। यहाँ पर हमने आके अपना जो वेट और बायस है उसको अपडेट कर दिया। अपडेट मतलब किसा किया कि हमने लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया जो आपका एरर आया उसको, और जो प्रीवियस वेट है उसमें से उसको माइनस कर दिया और अपना वेट अपडेट कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये 100 इटरेशंस के लिए होएगी, ठीक है? पूरा डेटा पास होगा और सारे डेटा के लिए हमारा ये काम होगा, वेट और बायस अपडेट होगा।
वेट और बाइट अपडेट करने के बाद हम सिंपल जो है ना वो मतलब आपका जो लॉस है वो कहाँ से शुरू हुआ था, 66.45 से शुरू हुआ था, वो 1.12 पे आ चुका है। और आप ये कर्व देख सकते हैं कि आपका जो लॉस है वो किस तरह मिनिमाइज हो रहा है। मतलब ये जो कर्व है ये बताती है क्या क्या मॉडल लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये कर्व इस तरह होती है ना, यहाँ से ऊपर जाती जा रही होती है, मतलब मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर आपकी कर्व कुछ इस तरह की हो, ये लॉस वाली, मतलब ये जा रहे हैं इस तरह और इस तरह आ रही है, इस तरह, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉडल है वो कुछ भी लर्न नहीं कर रहा। वो हर ईपॉक के लिए, अगर आपके यहाँ पे ईपॉक्स है, ठीक है, तो वो हर ईपॉक के लिए कोई नया ही एरर जनरेट कर रहा है, हर दफ़ा एरर को मिनिमाइज़ नहीं कर रहा। लेकिन आपकी कर्व अगर इस तरह की है, इस तरह की, तो इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे आपकी मॉडल लर्न कर रहा है, जैसे आपकी नंबर ऑफ आइटरेशन बढ़ती जा रही है, आपका लॉस कम होता जा रहा है। लॉस कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू थी ना वो ज़्यादा अच्छी अप्रॉक्सीमेट हो रही है, जो आपके डेटा को फिट कर रही है, ठीक है। सही है। तो हमारे पास में ये नंबर ऑफ आइटरेशंस करके ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो आपका सिंपल एक लाइन का सोल्यूशन देता है, ठीक है। एक लाइन से आपको वेट और बायस का पता लग जाता है। बायस हमने जीरो कर दिया, तो वो मतलब इससे ऐसा कोई डिफरेंस फर्क पड़ता भी नहीं है, लेकिन हमने सिंपल जो है ना वो सोल्यूशन को एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड कर लिया है इन एक्स वाई के लिए। तो यहाँ पर जो है वो आप मतलब फिर देख सकते हो कि आपका ट्रेनिंग का एरर कितना है और जो टेस्टिंग का एरर है वो कितना है, ठीक है, सारों के ऊपर। और कुछ और चीज़ें हैं, मतलब विजुअलाइज किया हुआ है कि अगर आप जो हमने मॉडल लर्न किया है उसमें जो स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड किया है, अगर आप उसको ड्रॉ करते हो तो वो कुछ इस तरह की लाइन बनती है, ठीक है। तो हमारा मतलब इस तरह से ग्रेडिएंट डिसेंट काम करता है कि आप एम और सी फाइंड कर लेते हो और वो एम और सी जनाब आपका सही मतलब अप्रोक्सीमेट कर देती है आपके सोल्यूशन को। और आप कोई भी डेटा पॉइंट लो, उसको एम से मल्टीप्लाई करो, उसमें सी ऐड करो, आपके पास वाई आ जाएगा, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो अभी सरफराज साहब ने बताई थी काफ़ी ज़्यादा, कि आप हाउस प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, और मतलब कोई भी, जैसे वो था एज प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। मतलब एज प्रिडिक्शन कर सकते हो, सैलरी प्रिडिक्शन कर सकते हो। फिर एक होती है वो बहुत मतलब फेमस है कि आपने बैंक लोन वाला होता है, ठीक है, कि अगर एक बंदे की सैलरी इतनी है तो उसको इतने का लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या इसके फीचर्स ये हैं और आप इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हम किस तरह काम करते हैं, तो ये हम ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये चीज़, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा हो जाएँ, तो आपकी जो स्लोप है वो एक तो रहेगी नहीं, ठीक है। मतलब वो लीनियर जो लाइन है, वो आपके डेटा को सही तरह वो मैप कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि उसके अंदर लीनियर रिलेशनशिप एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो आप एक कर्व लर्न कर लेते हो, ठीक है, जो आपकी नंबर ऑफ स्लोप्स ज़्यादा हो जाती है। तो आप एक कर्व लर्न करते हो जो डेटा को फिट करती है। ठीक है? तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर अगर आपकी कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम काफ़ी लंबा सेशन कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जिसमें मैं बेसिकली आई विल ट्राई कि मैं ग्रेडियंट डिसेंट को एग्जांपल के थ्रू चला कर दिखाऊं। हम अपना कोड लिखेंगे जिसमें हम फॉर एग्जांपल वैसे बाय द वे आप तुमसे पूछा जाए कि आपने स्क्वायर रूट 7th स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे आप? मैसम, अब्दुल मोइज, अब्दुल्ला, अलीहा, हारिस, हसन, इरफान, अबैद। हाँ जी, अगर मैं कहूँ 7th स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालें? या 3 का अंडर रूट निकालना है, एग्जैक्ट निकालना है, या अप्रोक्सीमेटली निकालना है अप टू 15 डिजिट, पॉइंट के बाद 15 डिजिट, कैसे निकालेंगे? अब ये सवाल तो समझ में आ गया ना? सवाल समझ में आ गया? समझ में आ गया। ठीक है। और ये कैसे सवाल तो आ गया समझ। और ये कैसे करेंगे ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और इतना एक लाइन का कोड होगा। मजेदार बात ये होगी कि एक लाइन का कोड होगा, कोई बाउंड्री सर्चिंग भी नहीं होगी, और वो तुम्हें अप टू जितने आप कहेंगे उतने डिजिट निकाल के ला देगा। यू विल बी अमेज्ड बाय इट।
and I will be working on gradient descent. यानी मैं एक्चुअली इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, फिर आपके सामने मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा और फिर मैं उस डेरिवेटिव को पुट करता जाऊंगा, बस मैक्स की वैल्यू निकाल के पुट करता जाऊंगा और वो मुझे एंड में वैल्यू निकाल देगा। I mean, it will be very fine. I mean, 5 से 10 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा और हम कोड भी कर लेंगे आपके सामने, ठीक है? Okay. ठीक है। तो और देन द नाइस थिंग इज दिस इज द बैकबोन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क की अच्छी बात यह है कि एक्चुअली वो कोई भी फंक्शन लर्न कर सकता है। इन उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ये कहती है कि उसको तुम कोई भी फंक्शन दे दो वो तुम्हें लर्न कर देगा। और वो कहते ये हैं कि इंसान जब बचपन से चीजें सीखता है, वो जबान सीखता है या वो कोई भी रिकग्निशन सिस्टम सीखता है या कुछ भी सीखता है, वो कुछ भी सीखता है वो बेसिकली बैक एंड पे कोई फंक्शन सीख रहा होता है। और बैक एंड पे फंक्शन सीखने का और एक्चुअली अगर आप बच्चे को सीखते हुए देखें, मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो उसको तो मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ कि वो कैसे एक एक चीज लर्न कर रहा है, यहाँ पे गलती करता है, यहाँ पे गलती करता है, उसको हम ठीक करते हैं, उसको हम ठीक करते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। वो जो ऐसे 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 करना है ना, वो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट है। ठीक है, उसका लॉस फंक्शन कौन बता रहा है? हम बता रहे हैं। हम यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क की मजेदार बात यह है कि आप उसको सिर्फ ये बताएं कि ये इनपुट होनी चाहिए, ये आउटपुट होनी चाहिए, वो और हम लॉस फंक्शन उसको बता देते हैं और वो खुद प्रिडिक्ट करता है, अच्छा आप मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, लेड बाय ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, एंड यू विल सी इन द कमिंग क्लास कैसे हम उसको चला के दिखाएंगे। ठीक है, इट विल बी अ वेरी फाइन। असल जो कोड है वो एक्चुअली जो सारी ये पूरी जो तरकीब बताई है ना, उसकी जो पूरी की पूरी मजेदार बात है वो ये कि वो कंकैटिनेशन वगैरह करना उसमें थोड़ा टाइम लगता है, प्री प्रोसेसिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक्चुअल कोड जो है वो वही 3 या 4 लाइनों का होता है जो ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू चल रहा होता है। ठीक है, तो वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल बिल्ड ऑन दिस। मैर को हम कंट्रोल वापस दे देंगे, शुरू में मैं ग्रेडियंट डिसेंट आपको बता दूंगा। ठीक हो गया? ठीक है जी, जी। जी सर। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वी विल एंजॉय इट। और फिर एक्चुअली मजेदार बात यह है कि मेरा जो प्लान बन रहा है ना वो ये कि फाइनल एग्जाम के बाद यू विल हैव ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो मैं ना कुछ प्रॉब्लम सेट पे काम कर रहा हूँ एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि आप कहीं पर भी और टाइम ज़ाया करने के बजाय अगर आपके पास टाइम है और आप मेरे साथ टाइम काम करना चाहते हैं तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन पर काम कर रहा हूँ और वो इस मुल्क के प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उनके लिए हम कुछ न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड चीजें जो हैं वो डेटा साइंस से रिलेटेड चीज करना चाहते हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मेरे पास आप आ सकते हैं। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ठीक है, अच्छा बाय द वे एक छोटी सी बात, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें हम आप उमर? मैं कर रहा हूँ। अच्छा आप सब लोग ये ध्यान में रख लें, उमर आप अनाउंस भी कर दीजिएगा कि आपकी जो आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आप सबको पता होना चाहिए Recording stopped. कि वो क्या है। पेंट है जी, माइक्रोसॉफ्ट पेंट का। ब्रश है, पेंट ब्रश है, वो पेंट ब्रश आपने बनाना है और उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें आपको जो चीज आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, वो हमें बताएं, वो आपको कर देंगे। ठीक है, कुछ पेंटिंग करने के लिए जिस तरह से हमने अभी SFML लाइब्रेरी वगैरह थी वो मैंने उसे कहा हुआ है, गुफरान को और अमीन को। उमर काइंडली उस पर फॉलो अप करो, अगर उनसे नहीं हो रहा तो फिर हम लोग खुद कर लेते हैं। ठीक है, मैं ठीक है, देखता ताकि ना वो हूँ। टाइम ना जाया हो और फिर हम कल सेशन लेना है या परसों सेशन लेना है उस पर हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक, चलो शाबाश, ठीक हो गया, चलें जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।